चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEC, या फिर इसको कहते हैं इसको संदर्भ इलेक्ट्रोड। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड जो है एक ऐसा उदासीन इलेक्ट्रोड होता है, गैसीय इलेक्ट्रोड है, जो पिछले क्लास में आप लोगों को अपचयन विभव, जो मानक अपचयन विभव के बारे में बताते समय मैंने बताया था आपको कि अगर इलेक्ट्रोड गैसीय रहे तो उसका दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होना चाहिए। तो उस समय मैंने जो इलेक्ट्रोड का बात कर रहा था वो इलेक्ट्रोड था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड। ये एक ऐसा गैसीय इलेक्ट्रोड होता है जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में एनोड की तरह और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में कैथोड की तरह कार्य करता है। अर्थात ये एनोड और कैथोड दोनों प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसको हम चाहें तो एनोड की तरह भी उपयोग कर सकते हैं या फिर इसको कैथोड की तरह भी उपयोग करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है या अपचयन विभव का जो मान होता है वो 0.000 वोल्ट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रोड विभव शून्य है, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, इसलिए मैं इनको बोला कि ये उदासीन न्यूट्रल होता है, ये उदासीन इलेक्ट्रोड होता है। तो ये बना कैसे होता है, होता कैसा है उसको देखिए फिर। तो ये वास्तव में बना रहता है प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, वास्तव में ये प्लेटिनम का बना हुआ था। इसमें क्या रहता है, प्लेटिनम का एक आयताकार प्लेट होता है, जिसमें प्लेटिनम का ये आयताकार प्लेट रहता है जिसमें प्लेटिनम ब्लैक की परत लगी होती है इसके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए। ऑक्सीकरण की क्रिया ऑक्सीकृत ना हो जाए ये प्लेट, इसलिए इसके ऊपर में प्लेटिनम ब्लैक की परत लगी होती, कोटिंग लगी रहती है। इसको हम लोग एक तार के सहारे, एक तार है, उस तार के सहारे हम लोग इसको एक ऐसे पात्र में डुबा करके इसको रखते हैं जिसमें 1 मोल HCl का तनु विलयन भरा होता है। इसमें 1 मोल तनु HCl विलयन होता है। ये इसका तापमान 298 केल्विन बताया था या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। ये जो तार होता है वो तार कांच की एक नली से होके गुजरती है। ये कांच की नली है। इस नली जो है में कुछ हिस्से तक यहाँ पे मरकरी भरा होता है, पारा जो है मरकरी जो है वो भरा रहेगा, ये Hg भरा होता है। जहां तक मरकरी भरेगा वहीं तक का जो तार है, वहां तक का जो ये तार रहेगा वो तार प्लेटिनम का तार रहता है, Pt का तार रहता है। ऊपर जो है वो कॉपर का तार रहता है, ये कॉपर वायर है। ये जहां तक मरकरी भरा है वहां तक का जो तार रहेगा वो प्लेटिनम का तार रहेगा। बाकी ऊपर का जो तार रहता है वो तार जो है कॉपर का रहता है। इसे हम लोग कांच के एक बाहरी आवरण में ढक करके रख देते हैं। और ये जो बाहरी आवरण होता है, ये कांच का ये बाहरी आवरण है। जैकेट, जिसमें हम लोग एक वायुमंडलीय दाब पर H2 गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी रचना हुआ, क्या होता है इसका बताया मैंने आप लोगों को। इसमें ये
प्लेटिनम का आयताकार एक प्लेट रहेगा जिसके ऊपर में प्लेटिनम ब्लैक का कोटिंग लगा रहेगा। इसको एक तार के सहारे से 1 मोल HCl के तनु विलयन में 298 केल्विन ताप पर डुबा के रखा जाता है। ये तार जो है एक कांच की नली से होके जाती है। ये कांच की नली है, इस कांच की नली से होके जाती है, जिसमें निचले हिस्सा जो होता है, निचले सीधा जो होता है उसमें मरकरी भरा होता है। जहां तक मरकरी होगा वहां तक का जो तार प्लेटिनम का रहता है, इसके ऊपर का जो तार रहता है वो कॉपर का तार रहता है। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था होता है उसको कांच के एक बाहरी आवरण जो होता है, जैकेट होता है, उसके द्वारा हम लोग ढक के रखते हैं, जिसमें 1 वायुमंडलीय दाब पर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करने पर ये जो हाइड्रोजन गैस होता है, इस हाइड्रोजन गैस का प्लेटिनम की सतह पर, ये प्लेटिनम जो है उसकी सतह पर अधिशोषण होता है। तो उस अधिशोषण होने से क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रहता है, ये हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम जो होता है उसकी सतह जो होता है उसको इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये H+ आयन बना लेता है। तो इस प्रकार से यहां पर क्या होता है, ये प्लेटिनम की सतह जो होता है उसमें H+ आयन जो है वो इसमें मुक्त होते जाएगा। ऐसे H+ आयन जो है वो मुक्त होते जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर H2 गैस और H+ आयन के बीच में साम्य अवस्था स्थापित हो जाता है। और ये H+ आयन युक्त ये जो आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है, यही इलेक्ट्रोड जो है वो संदर्भ इलेक्ट्रोड या फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। जब हम लोग इसका उपयोग एनोड की तरह करते हैं, तो चूंकि एनोड जो होता है उस एनोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, इसलिए अभिक्रिया उल्टा हो जाता है। ये जो अभिक्रिया है ये उल्टा होता है, 2H+ + 2E = H2 गैस, इस प्रकार से अभिक्रिया हो जाती है। और जब ये कैथोड की तरह इसको उपयोग करते हैं तो ये इसी प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से ये एनोड और कैथोड दोनों की तरह क्या होता है, ये कार्य करते रहता है। तो इस प्रकार से ये था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, ये एनोड की तरह भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, और चाहे तो इसको कैथोड की तरह भी उपयोग में ला सकते हैं। इसके बाद में है विद्युत रासायनिक श्रेणी, या इसी को कहते हैं सक्रियता श्रेणी। तो जैसे पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि जब हम लोग किसी छड़ को, धातु के छड़ को उसके अपने ही आयन वाले 1 मोल तनु विलयन में डुबाते हैं, तो उसमें जो आवेश उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग बताया था मैंने आप लोगों को, इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव कहते हैं। तो ये जो अलग अलग धातु जो होते हैं उनका अपचयन विभव का मान अलग अलग होता है। जब हम जिंक के छड़ को जिंक सल्फेट में डुबाते हैं तो उसका विभव अलग मिलता है। कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट में डुबाएंगे तो उसका विभव अलग मिलेगा। आयरन को आयरन सल्फेट जो होगा, फेरस सल्फेट जिसको हम लोग कहते हैं, फेरस सल्फेट के विलयन में डुबाएंगे तो उसका विभव अलग मिलेगा। अलग अलग धातु, जितने भी धातुएं होते हैं, उन सभी धातुओं का इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो हमेशा अलग अलग होता है। तो जब हम लोग विभिन्न धातुओं को, जितने हमारे पास धातु होते हैं, उन समस्त धातुओं को उनके अपचयन विभव के मान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में, अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में, आप घटते क्रम में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, एक निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित करते हैं। तो ऐसा करने से जो हमको धातुओं की श्रेणी मिलती है, वही धातुओं की श्रेणी सक्रियता श्रेणी या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। ठीक है, ये श्रेणी जब आप लोग देखेंगे, ये लिथियम से स्टार्ट होगा और ये आगे आगे चल के आखिरी में ये फ्लोरीन में समाप्त हो जाता है। इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होता है, इसका इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम रहेगा, और इसका इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो सबसे अधिक होता है।
इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होगा इसका। तो सीधी सी बात है, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे छोटी संख्या ऊपर में रहेगा, उसके बाद में फिर बड़ा बड़ा होते आएगा और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो ये बढ़ते क्रम हो जाएगा इसमें। तो ये अपचयन विभव जो होता है, इस अपचयन विभव के मान के आधार पर विभिन्न धातुओं को एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित श्रेणी में व्यवस्थित करने से धातुओं की जो श्रेणी मिलती है, आपकी बुक देखिएगा, बुक में पूरे सभी धातुओं का एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट बना हुआ है उसमें धातु का। तो उन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर उसके पूरा बुक में आप लोगों को दिया गया है, उसको देखिएगा आप लोग सभी। तो वो इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में जब हम लोग उन धातुओं को व्यवस्थित कर देते हैं, तो उससे जो श्रेणी मिलती है वही श्रेणी कहलाता है क्या, विद्युत सरणिक श्रेणी या फिर सक्रियता श्रेणी कहलाता है। इसमें जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव, जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है वो उतना ही अधिक सक्रिय होता है, उसकी सक्रियता अधिक होती है, उसकी सक्रियता अधिक होती है। ये सक्रिय है, सबसे अधिक सक्रिय होगा, ये अधिक सक्रिय है। और इसका उल्टा, ये इसका इलेक्ट्रोड विभव अधिक है तो ये कम सक्रिय होगा, सबसे कम सक्रिय होगा। तो जिस धातु का इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है उसकी सक्रियता उतनी अधिक होती है, और वो अपने से कम सक्रिय धातु, अपने से कम सक्रिय धातु जो होता है उसको क्या करता है, उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे मान के चलो मैं जिंक सल्फेट है, इस जिंक सल्फेट के विलयन में आयरन अगर डालता हूं, आयरन की छिलके को डाल देता हूं, तो यहां पे क्या होगा, आयरन जो होगा वो जिंक सल्फेट जो होगा उसको यहां से विस्थापित कर देगा, और इस प्रकार से ये फेरस सल्फेट बना लेगा और ये जिंक बाहर हो जाएगा। क्योंकि जो आयरन होता है वो जिंक के अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है। अब अधिक सक्रिय यानी सीधी सी बात है, इसका इलेक्ट्रोड विभव मान कम होगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अधिक सक्रिय धातु जो होता है अपने से कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से क्या कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। दूसरी बात है कि जिसका इलेक्ट्रोड विभव कम में होता है, ऋणात्मक में होता है, कम होता है या ऋणात्मक में होता है, वो प्रबल अपचायक की तरह काम करता है। और जिनका इलेक्ट्रोड विभव मान धनात्मक में होता है, अधिक होता है, वो प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम लोग श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धातुओं की अपचयन क्षमता जो होता है वो घटते जाता है, क्योंकि सबसे प्रबल अपचायक ऊपर है, फिर कम 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 होते जाएगा। तो अपचयन क्षमता जो होता है धातुओं की वो क्या होती जाती है, घटते जाती है। और इसका उल्टा ऊपर से नीचे की ओर जब हम लोग आएंगे तो धातुओं की जो ऑक्सीकरण क्षमता होगी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और सबसे आखिरी में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आ जाएगा। तो अपचयन क्षमता जो है धातुओं की घटती है, ऑक्सीकरण क्षमता जो है क्या होता है वो बढ़ता है। जिस किसी भी इलेक्ट्रोड जो होता है उस इलेक्ट्रोड में अगर मान के चलिए उसका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक में है, जैसे इसका इलेक्ट्रोड विभव ऋणात्मक में होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव वाले किसी भी इलेक्ट्रोड को जब हम लोग मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ करके कोई सेल का निर्माण करते हैं, एक ऐसा धातु जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक में है ना, एक ऋणात्मक विभव वाला हमारे पास में मान के चलो ये लिथियम का छड़ है, इसके साथ में हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अभी आपको बताया था, जो आपको ये सी है, पूरा चित्र नहीं बना रहा हूं, मान के चलो ये सी है, इनके साथ जोड़ करके हमने एक सेल का निर्माण किया। तो उस सेल में ये जो ऋणात्मक वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमेशा एनोड का काम करता है, और यहां पर जो सी होता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड का काम करता है। इसका उल्टा अगर ऐसा इलेक्ट्रोड यूज किया जाए सेल में जिसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक में होता है, ठीक है, जिस प्रकार से इसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है, तो अगर इलेक्ट्रोड एक ऐसा हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक में होगा, उसको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में जोड़ करके हम लोग सेल का निर्माण करेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये धनात्मक इलेक्ट्रोड वाला जो
इसमें जो धातु होगा वो कैथोड का कार्य करेगी, और सी जो होगा उसमें एनोड का काम करने लग जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड रहेगा, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा, तो हम कैसे जानेंगे? तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कम होता है वो हमेशा एनोड का काम करता है, और जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा होता है वो हमेशा कैथोड का कार्य करता है। इसलिए लास्ट टाइम में पिछले क्लास में जब मैंने विद्युत वाहक बल निकाला था तो क्या किया था, उसमें ई कैथोड माइनस ई एनोड कराया था मैंने आपको। कैथोड के इलेक्ट्रोड विभव से एनोड के इलेक्ट्रोड विभव को घटा दिया जाता है, तो उस सेल का क्या मिल जाता है, विद्युत वाहक बल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा विद्युत स्थानिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी क्या है। इसी में इसका आक्सीकरण संख्या वाला भी है। तो जो आक्सीकरण संख्या का मैंने एक वीडियो आपको बहुत पहले डाल के रखा हुआ है, मैं फिर से उस वीडियो को इसमें रिपीट कर दूंगा, तो इसके साथ साथ में आप आक्सीकरण संख्या को फिर से एक बार देख लेंगे। आक्सीकरण संख्या जो है वो उस समय बताया था जिस समय वीडियो को आपको पोस्ट किया था कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया का लेसन का है करके, तो वो उसको मैं फिर से आप लोगों को एक बार रिपीट कर दूंगा। तो इसके साथ साथ उसको भी देखेंगे तो क्या होगा, आपको आक्सीकरण संख्या जो है और बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। और बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उन एग्जांपल्स को फिर उसी आधार पर आप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।